वेलकम बैक टू चैनल माय फ्रेंड्स। तो आइए, आपका जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो करंट अफेयर का है बजट से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे 2-3 प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को किस तरह बजट का पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने बजट का वीडियो लाया हूँ। और आप देखिए, अगर आपको पसंद होगा तो फिर आप बताइएगा, तो मैं आगे भी इसका वीडियो लाऊंगा। इससे 2-3 प्रश्न अक्सर आते ही हैं, तो ये मुख्य टॉपिक में से एक है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे बजट आज का हमारा टॉपिक, तो आपको कम से कम बजट से और सर्वेक्षण से, आर्थिक सर्वेक्षण जो होती है, इसको अच्छा से कर लेना है। ये दोनों आप बिहार का भी कर लीजिएगा, साथ में आप जो भारत का है वो भी कर लीजिएगा। ये दोनों से 4 से आप लोग को 7 प्रश्न आसानी से पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इसके, और आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और मैं आपको वीडियो में आज करा दे रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह सीख जाइएगा कि कैसे पढ़ा जाता है बजट और सर्वेक्षण को, और मैंने कैसे किया। हर एग्जाम में इसको मैं जरूर पढ़ के जाता था। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे आज का टॉपिक है बजट। बजट क्या है दोस्तों कि एक फ्रेंच शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब ये क्या है कि बजट ना केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। तो केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार आपको बनाती है अनुच्छेद 112 के तहत, जबकि राज्य सरकार इसी अनुच्छेद को बनाती है अनुच्छेद 202 के तहत बनाती है। ये आपको याद रखना है, 112 अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार और 202 अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार बजट बनाती है। तो आइए इसके बारे में हम लोग और जानते हैं, इस बार के बजट के बारे में मुख्य बिंदु को। तो देखिए यहाँ पर इस बार को जो केंद्रीय बजट है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो ये केंद्रीय बजट जो था वो क्या है कि जैसे मैंने देखिए हाइलाइटर का यूज किया है की पॉइंट्स के लिए। तो माघ पूर्णिमा और गुरुदास की जयंती के पावन अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत किया गया, और उनके द्वारा यह पेश किया गया 9वीं बार बजट था। याद रखिएगा आप लोग कि वो 9 बार बजट पेश कर चुके हैं, 9वीं बार बजट निर्मला सीतारमण पेश कर चुके हैं। और क्या है कि केंद्रीय बजट जो हुआ था उसका विषय क्या था इस बार? विषय था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग टिक मारे हुए हैं, युवा शक्ति संचालित बजट। ठीक है, तो आप इस तरह हाईलाइट्स पॉइंट को कीजिएगा ताकि किताब भी देखने में अट्रैक्टिव लगे, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। बजट से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और विकसित भारत के लिए विजन के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत रखा गया हुआ है। 3 मार्गदर्शक सिद्धांत है, देखिए। एक है दुविधा के बजाय कार्रवाई, लोक लुभावनवाद से ऊपर लोगों को उठना है, और बयानबाजी के बजाय सुधार पर ध्यान देना है। तो ये आपको 3 मार्गदर्शक रखे गए हैं विकसित भारत के विजन के तहत। ये पूछेंगे कि निम्न में कौन है कौन नहीं है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद है कि इस बजट के विकास और प्रगति के लिए जिन स्तंभों को पहचान की गई है वो स्तंभ आपको ध्यान रखना है, जिससे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन, मतलब कि इस बार के बजट में प्रगति और विकास के स्तंभ नहीं है, कौन है, ये पूछे जाते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, पहला में है क्या सतत आर्थिक विकास है, दूसरा में है विकास की नींव को सुदृढ़ करना है, तीसरा है जन केंद्रित विकास, चौथा विश्वास आधारित शासन है, पांचवा व्यापार के लिए सुगमता और जीवन जीने की सुगमता और राजकोषीय मामले। तो ये क्या है कि टोटल 6 स्तंभ रखे गए हैं इस बार। ये पूछा जाएगा कि कौन स्तंभ नहीं है। मैंने देखा है अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए जाते हैं कि इस बार का बजट कितना है। तो आप देख सकते हैं इस बार का बजट कुल है आपको 53.5 लाख करोड़ है। इसका पूरा डिजिट सहित आप याद कर लीजिएगा, 53,47,315 करोड़ का कुल बजट इस बार बना है। और देखिए यहाँ पर बजट बना है, तो इसमें क्या है कि जो सबसे पहले है कि जैसे बजट बना है तो कहाँ से प्राप्ति होगी और कहाँ खर्च होगा, ये बहुत मायने रहता है। तो प्राप्ति और खर्च को ध्यान रखना होता है। तो प्राप्ति कहाँ से होगा दोस्तों, और खर्च कहाँ से होगा। तो प्राप्ति में देखिए पहले है क्या है कि जैसे राजस्व प्राप्ति, एक तो होता है राजस्व प्राप्ति, एक होता है आप लोग को पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति जो इन्वेस्टमेंट वगैरह आता है उससे राजस्व जो सरकार टैक्स वगैरह लेती है। राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ होगा, जो कुल बजट कितना है आप लोग को 53,47,315, उसमें से 35,33,115 करोड़ राजस्व प्राप्ति होगा, और पूंजीगत प्राप्ति होगा आपको 18,14,000। इन दोनों को कुल जोड़िएगा आप, तो आपको आसानी से ये कुल बजट निकल जाएगा। तो ये प्राप्ति होगा। अब इसी प्राप्ति के तहत आपको ना खर्च भी किया जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए फिर आगे देखते हैं कि आप लोग कुल प्राप्ति जितना है, ये प्राप्ति आप लोग देख चुके हैं, तो अब देखिए कुल खर्च कितना है। यहाँ पर देखिए आप खर्च के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, तो राजस्व पर कितना खर्च होगा, राजस्व खर्च कितना हम लोग का है, देख लीजिए 41,25,494। और अब ये दोनों फिर जोड़िएगा तो कुल खर्च आएगा 53,47,315। तो देखिए यहाँ पर हमेशा खर्च और प्राप्ति दोनों बराबर रखे जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं इसके। ठीक है,
अब ये सबसे मोस्ट वीवीआई चार्ट ये है, इससे क्वेश्चन मैंने लगभग 2 से 3 बार देखा है बीपीएससी में। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना था, तो जीडीपी का 4.4%, जबकि 26 से 27 में पूछ रहा है इस बार के बजट में तो कितना रखा गया, 4.3% रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सरकार को खर्च करने के लिए जितना लोन वगैरह बाहर से लेने पड़ेंगे वही सब रखा जाता है इसमें। तो जीडीपी का 4.3% ये मोस्ट वीवीआई है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा डिजिट से याद कर जाइएगा। 16,95,768 करोड़ रुपया क्या राजकोषीय घाटा है, 4.3% इस बार, पिछले बार था 4.4%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद क्या राजस्व घाटा, राजस्व घाटा पिछले साल का आप नहीं देखेंगे, इस साल का देख लीजिएगा, 1.5% है। प्रभावी राजस्व घाटा देख लीजिएगा, जीडीपी का 0.3% है। और प्राथमिक राजस्व, प्राथमिक घाटा हो जाएगा 0.7%। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब आप अच्छे से करिएगा। अब किन 4 मदों में से पैसा आता है और पैसा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए कहां से पैसा पहले आता है, ये पॉइंट है। उधार एवं अन्य देयता से कितना, तो 24%, सबसे ज्यादा पैसे इसी से आते हैं। ठीक है, और इनकम टैक्स आयकर से आता है 21%, निगम कर से आता है 18% और जीएसटी से आता है 15%। तो ये मुख्य मतलब कि जैसे आय के स्रोत है। अब रुपया कहाँ जाता है, हम लोग कहाँ व्यय करते हैं, तो कर एवं शुल्क में राज्यों के हिस्सा कितना परसेंट देते हैं हम लोग, 22%। ब्याज में 20% खर्च हो जाते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 17% और रक्षा क्षेत्र में 11%। तो ये हो गया कुल खर्च हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग किन टॉप 4 मद में जहां से पैसे आते हैं और टॉप 4 मद जहां से पैसे जाते हैं। ये बहुत वीवीआई है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आइए अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आगे आप देखिए कि से बजट का जो भाषण हुआ था उसको ना, भाषण को टोटल 2 खंड में बांटकर यहाँ देखा जा सकता है। एक खंड ए में हमको देखना है। खंड ए का सरकार का संकल्प क्या था, से देखिए, हमारे गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना। ये आप संकल्प याद कर लीजिएगा, ये वीवीआई पूछ सकती है, क्वेश्चन अक्सर बन सकता है। ठीक है, और क्या है कि जो संकल्प है हमारे गरीब और वंचित पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना, इसको पूरा करने के लिए 3 कर्तव्य रखे गए और उसी तीनों कर्तव्य के तहत लगभग योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक व्यवस्था सब पर खर्च किया जाएगा। ये 3 व्यापक कर्तव्य रखा गया है। अब 3 व्यापक कर्तव्य में पहला, दूसरा और तीसरा कर्तव्य ये हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए है, जो यहाँ पर संपर्क सरकार डाली हुई है। तो ये वाले संपर्क पूरा करने के लिए 3 कर्तव्य सरकार ने इस बार रखा है। पहला क्या है, आर्थिक विकास, दूसरा है लोगों की आकांक्षा को पूरा करना, तीसरा सबका साथ सबका विकास का विजन। अब इसका ट्रिक मैंने बना दिया है। आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए धन वन सबके पास होना चाहिए। धन होने लगेगा तो लोग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और विकास भी होने लगेगा। तो धन से आकांक्षा की पूर्ति होगी तो विकास हमको दिखने लगेगा। ये मैंने एक ट्रिक बनाया, धन से आकांक्षा की पूर्ति होगी तो विकास दिखेगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा कर्तव्य आप याद रखिएगा। धन से आकांक्षा की पूर्ति होगी, चारों तरफ विकास दिखेगा। फिर उसके बाद पहला कर्तव्य जो हम लोग का है, ये पहला कर्तव्य ये क्या है, पहला कर्तव्य है क्या, ये वाला जो है आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। ठीक है, अब इसके तहत बहुत सारे योजनाएं लाई जाएंगी, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। तो किन किन क्षेत्रों में इस आर्थिक विकास के लिए तेज करने के लिए हम लोग ना मतलब योजना वगैरह ला रहे हैं, तो ये सब आप देखिएगा, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब 7 रणनीतिक, तो पहला देखिए यहाँ पर पहला कर्तव्य, अभी पहला कर्तव्य ही हम लोग चला रहे हैं, याद रखिए हम लोग, पहला कर्तव्य। ठीक है, याद रखना है। और हमारा संकल्प जो है उसको, संकल्प को पूरा करने के लिए ये क्या है कि जैसे 3 कर्तव्य है, जिसमें से 3 कर्तव्य में से पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्या है, 7 रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसके तो भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में बनाना है और अगले 5 साल में 10,000 करोड़ का आवंटन देने का है, ये सरकार की नीति है। और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान खोले जाएंगे, तो ये भी वीवीआई प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो आइए फिर हम देख सकते हैं कि जैसे इसमें क्या है, आप लोगों ने देखा है। इसके बाद उपकरण एवं सामग्री बनाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लाया जाएगा। तो ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। और दुर्लभ खनन और प्रसंस्करण के लिए दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के लिए खनिज समृद्ध जो राज्य है उसको सहायता दिया जाएगा, जैसे कि ओडिशा हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस सबको सहायता दिया जाएगा। ठीक है, ताकि दुर्लभ धातु गलियारा का स्थापना किया जा सके। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 गो समर्पित केमिकल पार्क बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3 केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो आप लोग ये मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या है कि जैसे ये नई योजना शुरू की जाएगी विनिर्माण सुदृढ़ीकरण करने के लिए। विनिर्माण सुदृढ़ीकरण करने के लिए क्या है कि निर्माण, संवर्धन एवं अवसंरचना उपकरण योजना लाई जाएगी, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और कंटेनर विनिर्माण के लिए अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया जाएगा, ये सब देख लीजिएगा। तो ये सब पहले कर्तव्य के तहत ही आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, रखिए। अब देखिए यहाँ पर
वस्त्र के क्षेत्र में क्या विकास किया जाएगा, पहला कर्तव्य है, याद रखिएगा ये सभी आपका पहला कर्तव्य के तहत है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय फाइबर योजना लाया जाएगा, इस फाइबर योजना के तहत ऊन, रेशम और जूट इस प्राकृतिक फाइबर के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी एवं क्लस्टर सहायता के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना शुरू की जाएगी। ये सारा पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, मैंने हाईलाइट्स कर दिया है, आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगले पेज में आते हैं। अब अगला पेज में है क्या है कि जैसे खादी और हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए महात्मा गांधी स्वराज पहल शुरू किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल क्यों शुरू किया गया था, खादी और हथकरघा के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विरासत के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के काया पलट करने के लिए 200 लिगेसी औद्योगिक समूह का पुनरुद्धार किया जाएगा। उसके बाद देखिए कि चैंपियनशिप MSME बनाने के लिए क्या है कि 10,000 करोड़ का आवंटन दिया जाएगा। तो सारा पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत VVI टॉपिक सब है, ठीक है। तो अगले क्षेत्र में क्या किया गया है कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें पश्चिम बंगाल के दनकुनी से लेकर सूरत को जोड़ने के लिए नया समर्पित गलियारा बनाया जाएगा 2100 किलोमीटर का, ये VVI है, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छा से, ठीक है। फिर क्या है कि जलमार्ग के रूप में क्या कहा गया, बोला गया कि अगले 5 वर्ष में 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे और उड़ीसा के NH नेशनल वाटरवे जो है 5 से जोड़ा जाएगा। तलचर और अनुगुलम खनिज क्षेत्र को पारादीप और धमरा बंदरगाह से जोड़ दिया जाएगा। फिर क्या है, तटीय नौवहन के क्षेत्र में क्या किया गया, अंतरदेशीय जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी जो 6% है उसको 12% करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना आरंभ की जाएगी, ये ध्यान रखना। सी प्लेन योजना शुरू की जाएगी ताकि दुर्लभ क्षेत्रों में जहां पर पर्यटन नहीं होता वहां पर आसानी से जाया जा सके। दीर्घावधि ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए कार्बन टैक्स का उपयोग अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए इतना करोड़ का आवंटन दिया गया। आर्थिक क्षेत्र के विकास करने के लिए भी कुछ आवंटन दिए गए थे, ये उतना VVI नहीं है। आइए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला है कि पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ प्रोत्साहन के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो कौन कौन से है, पूना से मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बंगलुरु, उसके बाद हैदराबाद से चेन्नई है, चेन्नई से बंगलौर, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। अब पहला कर्तव्य हम लोग का खत्म हो गया, हमारा जो संकल्प था उसमें कितना कर्तव्य रखा गया, 3 रखा गया, तो पहला डन हो चुका है। अब दूसरा कर्तव्य जो हम लोग का है उस कर्तव्य के तहत क्या क्या कार्य किया जाएगा तो वो अब हम आप लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षा पूरी करना और क्षमता निर्माण करना है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा कर्तव्य जो हम लोग का है उसके तहत क्या किया जाएगा, शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अस्थायी समिति का गठन किया जाएगा। शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर उच्चाधिकार प्राप्त करने के लिए और 2047 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 10% करने का ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र में मतलब कि जैसे इसको भारत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाएगा। विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार किए जाएंगे, ठीक है। और अगले 5 साल में कार्यबल में 1 लाख नए संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर को भी जोड़ा जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। आयुष मिशन के तहत आप देख सकते 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ये पशुपालन के तहत क्या है कि पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है दोस्तों कि आपकी रचनात्मक विचारों को सेवाओं और उत्पाद में बदलने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए क्या है कि जैसे आप लोग को है ना IICT मुंबई को 5000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों में ABCG कंटेंट क्रिएटर लैब बनाना है ताकि लोग रचनात्मक विचारों को सेवाओं और उत्पादों में बदला जा सके। शिक्षा क्षेत्र में क्या चाहिए, यूनिवर्सिटी टाउनशिप खोला जाएगा। इसके तहत क्या है दोस्तों कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाया जाएगा जो किसी औद्योगिक नगर के आसपास हो ताकि शिक्षा जो हो वो लॉजिस्टिक कॉरिडोर से जो औद्योगिक क्षेत्र से आसानी से जुड़ सके और शिक्षा और उद्योग के बीच संबंध स्थापित हो सके। इसीलिए यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाया जाएगा 5, ये भी VVI क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब क्या महिला छात्रावास खोला जाएगा ताकि महिलाओं को उच्च शिक्षा बड़े शहरों में आसानी से मिल सके। पर्यटन के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, द्वितीय कर्तव्य है, याद रखिएगा दोस्तों ये सब द्वितीय कर्तव्य हम लोग का है। हमारा जो संकल्प है उसमें कितने कर्तव्य रखे गए हैं, 3 कर्तव्य रखे गए जिसमें द्वितीय कर्तव्य बताती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोला जाएगा, जैसे होटल मैनेजमेंट का होता है, कैटरिंग का कोर्स होता है, उसी के तहत ना राष्ट्रीय अतिथि संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रयास है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। गाइडों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो ये आप याद रख लीजिएगा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नेशनल नॉलेज ग्रिड खोला जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। विरासत एवं संस्कृति पर्यटन के लिए मतलब कि जैसे 15 पुरातात्विक स्थल को जीवंत किया जाएगा, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। पूछे कितना पुरातत्व स्थल को जीवंत किया जाएगा तो 15, धौलावीरा है, लोथल है, राखी गढ़ी है, सारनाथ है, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से। क्या हम लोग का तीसरा कर्तव्य क्या है, ऐसे देखिए हम लोग का जो संकल्प था उसके तहत 3 कर्तव्य था, तो 2 कर्तव्य के तहत हम लोग देख लिए क्या क्या उन्होंने किया। तीसरा कर्तव्य जो हम लोग का यहाँ पर है आप लोग ये देख पा रहे हैं, यह क्या है कि यह सबका
साथ सबका विकास के दृष्टिकोण से बनाया गया। इसमें क्या किया जाएगा, किसानों के आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा और 500 जलाशय बनाए जाएंगे। साथ ही नारियल संवर्धन योजना शुरू किया जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर के पेड़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। 2030 तक काजू और कोको को प्रीमियम ब्रांड बनाया जाएगा। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या है कि जैसे भारत विस्तार, VISTAR, इसका फुल फॉर्म याद करेगा, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम एक्सेस एग्रीकल्चर और रिसोर्स, ठीक है। इसके तहत क्या है कि जैसे ये एक AI टूल है किसान वगैरह के लिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, दिव्यांगजन कौशल योजना लाया जाएगा जिसके तहत IT और हॉस्पिटैलिटी इस सब के कार्य में उन प्रक्रिया में उनकी भूमिका देखी जा सके। तो मानसिक स्वास्थ्य और ट्रामा केयर की प्रतिबद्धता के लिए उत्तर भारत में एक नीमहंस टूल की स्थापना की जाएगी, ये याद रख लीजिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं कि वहां पर औद्योगिक गलियारा का विकास किया जाएगा 5 पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है ना। और 5 पर्यटन स्थल का निर्माण किया जाएगा। 4000 ई-बस चलाए जाएंगे पूर्वोत्तर राज्य में, भी देख लीजिएगा। 16वां वित्त आयोग को क्या बोला है, 16वां वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप राज्यों को अनुदान कितना कर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं 1.4 लाख करोड़ है, याद रखिएगा। अब बजट के भाषण खंड बी में देखते हैं। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में मुख्यतः बताया गया हुआ है। इसमें कुछ खास नहीं रहता है, आप लोग ये देख लीजिएगा। नया कर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। इसमें आप कर रिटर्न फाइल करते हैं, उसके अलग अलग सीमा के लिए समय सीमा दी जाएगी, उसके लिए प्रस्ताव भी रखा जाएगा। 40 तक क्लाउडेड सेवा शुरू किया जाएगा। कोई विदेशी कंपनी आती है तो उसको सब्सिडी वगैरह दिया जाएगा, ये सब देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा कि न्यूक्लियर पावर परियोजना के अंतर्गत क्या है कि 2035 तक उसको मूलभूत सुविधा छूट देने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। खनिज के क्षेत्र में क्या किया गया है, इसे देख लीजिएगा। बायो मिश्रित CNG गैस के बारे में उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बायोगैस जो मिश्रित उसमें किया जाएगा, ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। जीवन की सुगमता, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं का मूल सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% किया जाएगा। तो ये सबसे मोस्ट VVI है, कितना खर्च होता है इस पर, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। VV ग्राम जी योजना के तहत जो मनरेगा था उसी का नाम बदल के कर दिया गया VV ग्राम, विकसित भारत ग्राम रोजगार एवं आजीविका मिशन, इसका मैंने इधर पूरा लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके तहत न कितना पैसे खर्च किया जाएगा, 95,692 करोड़, ठीक है। और PM किसान के तहत किया जाएगा 67,670 करोड़। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 3rd नंबर में है, सॉरी, जल जीवन मिशन के तहत किया जाएगा इतना, PM किसान के तहत किया जाएगा 63,500 करोड़ और PM आवास योजना के तहत किया जाएगा 54,917 करोड़। उसी के तहत देख सकते हैं कि जैसे किस पर किन मद पर खर्च किया जाएगा, परिवहन पे कितना, रक्षा पे जरूर आप याद कर लीजिएगा, याद रखना है। ग्रामीण विकास के लिए कितना, गृह मामले में, ये मुख्य मद आप एक बार देख लीजिएगा। और किस मंत्रालय को कितना पैसे मिलता है, तो रक्षा मंत्रालय को इतना मिल रहा है 7,84,000, सड़क एवं परिवहन को इतना मिल रहा है, रेलवे मंत्रालय को इतना मिल रहा है। तो ये सब खर्च वाले बहुत ही VVI बन जाते हैं, आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों बजट में आज हमने बता दिया है कैसे टिक करके पढ़ना है आप लोगों को, तो इस तरह आप टिक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी आप लोगों को करना है ताकि उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरे को बजट से जरूर पढ़ा है, तो इसलिए आप इसको जरूर देखें और अच्छा से करके जाइए, आपका एग्जाम अच्छा हो, ये उम्मीद हम करते हैं।